वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास न्यू चैप्टर नंबर 6 ग्रिफिथ्स इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक का, और चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, और उसका सब टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने स्टडी किया था पोलराइजेशन। सेम उसी तरह जैसे पोलराइजेशन था, मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन से पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ स्टडी करंट, जिसमें करंट आ जाए और वो करंट क्या हो, स्टडी। मैग्नेटोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा था कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं करंट, लेकिन वो करंट कैसा होना चाहिए, स्टडी करंट। तो सेम इसी तरह मैग्नेटिज्म क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टडी करंट। ग्रिफिथ की बुक में चैप्टर के इंट्रो में ये बात लिखी हुई है कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान से पूछो कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, कैंपस की नीडल, आयरन, ये चीज़ें जो होती है मैग्नेटिज्म होती हैं। लेकिन आप लोग कहोगे जिन्होंने मैग्नेटोस्टैटिक स्टडी की हुई है कि उसमें तो करंट है ही नहीं, जबकि मैग्नेटिज्म हमारे पास स्टडी ऑफ स्टडी करंट होता है, तो वो कैसे मैग्नेटिज्म हो सकता है, क्या वो गलत है? तो उसका आंसर गलत नहीं है। प्लास्टिक, आयरन, वुड, कैंपस नीडल, ये सारे जो होते हैं मैग्नेटिज्म होते हैं। कैसे होते हैं उसको स्टडी करना है। प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, कंपास की नीडल हो गई, नेल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक मटेरियल होती है। और हमें पता है कि एक मटेरियल जो होता है वो एक एटम से मिलके बना हुआ होता है। एटम में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमने एक केस ले लिया, जैसे ये प्लास्टिक, आयरन, वुड है, ये एक क्या है, मटेरियल। हमने इनमें से एक मटेरियल लिया, उसको जूम किया, तो हमने देखा कि वो एटम से मिलके बना हुआ है। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम एक हाइड्रोजन का केस ले लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब आप कहोगे कि ये शेप जो सर्कुलर ही क्यों ली है, जबकि ये रैंडम शेप भी तो हो सकती है। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए एक हाइड्रोजन का केस और सर्कुलर ऑर्बिट ले लिया। अब इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है। ये स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, विद हाई स्पीड। और जो पाथ ही कवर्ड कर रहा है, डिस्टेंस, वो हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम, विच इज़ वेरी स्मॉल। और टाइम पीरियड अगर हम निकालें तो वो S/v होगा, और हमारे पास टाइम पीरियड आएगा 10⁻⁻16 सेकेंड, विच इज़ वेरी स्मॉल। अब ये इतना ज़्यादा स्मॉल है कि अगर आप अपनी आँख को झपको तो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तेज़ से रिवॉल्व करता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन क्या वो करंट स्टेडी है या नहीं, वो चीज़ हम देख रहे हैं कि इतना तेज़ी से रिवॉल्व कर रहा होता है, टाइम पीरियड बहुत स्मॉल है, कि हमें देखने में लगता है कि वो करंट जो है वो स्टेडी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, असल में ये स्टेडी करंट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन टाइम पीरियड इतना इसका स्मॉल है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमें एक सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो करंट जो है वो स्टेडी करंट है। अब टाइम पीरियड जो होता है उसका और फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हमारे पास टाइम पीरियड बहुत कम है तो इट मीन्स कि फ्रिक्वेंसी जो है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज़्यादा है, वो हाई फ्रिक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये स्टेडी करंट फील होता है। ठीक है, होता स्टेडी करंट तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो करंट ऑर्बिट में जो करंट होता है वो स्टेडी नहीं होता। लेकिन इसकी रीज़न ये है कि वो हाई स्पीड के साथ मूव करता है, उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इस वजह से हम कह देते हैं कि करंट जो है वो स्टेडी करंट है। और अगर स्टेडी करंट आ गया तो इट मीन्स कि मैग्नेटिज्म ही हुआ। जैसे प्लास्टिक, आयरन, वुड वगैरह ये मैग्नेटिज्म ही है। हमने इनको जूम किया तो हमने देखा कि इसमें जो मटेरियल है वो एटम से मिलके बना हुआ होता है, और हर एटम में क्या होता है, करंट होता है। और जब करंट आ जाता है तो जब डाइपोल भी आ जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगा, जहाँ करंट वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल। तो हम इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि हमारे पास एक मटेरियल था, वो एक एटम से मिलके बना हुआ था, और एटम में क्या था, करंट था, और जहाँ करंट था वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा। अब जब मैग्नेटिक डाइपोल आ जाता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल ही क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, तो इसलिए जो नॉर्मल पर्सन जो कह रहा था कि प्लास्टिक, आयरन, वुड, कंपास की नीडल वगैरह ये सारे जो हैं मैग्नेटिज्म है, तो उसका आंसर गलत नहीं था। क्योंकि जब हमने देखा उसको जूम करके तो वो मटेरियल एटम से मिलके बना हुआ था, और एटम में करंट होता है, अगर करंट है तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल भी है,
और एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल ही क्या होता है, मैग्नेटिज्म। अब अगर हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल आ गया है तो उसकी डाइपोल मूवमेंट भी होगी, तो हमें डाइपोल मूवमेंट ही कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटम, हर एटम में, इन एवरी एटम मैग्नेटिक डाइपोल प्रेजेंट होता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल अगर प्रेजेंट है तो उसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगी। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर वेक्टर आ जाएगा, और ये इक्वल होती है I इंटू एरिया के, ठीक है। अब एरिया जो भी हम कंसीडर कर रहे होंगे उसका एरिया उसके लिहाज से लिखेंगे। ये सारा इसका इंट्रो था। अब आगे और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अभी हमने कहा कि हमारे पास एक मटेरियल होता है, उसमें क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। अब उस डाइपोल्स को हम कैसे बना देते हैं, इस तरह से, ठीक है। मतलब उसमें जो करंट होता है, उसमें क्या करंट है तो डाइपोल होगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे डाइपोल से, कि करंट जो है वो इस तरह से डाइपोल की फॉर्म में जो है वो हमारे पास यहाँ पे है। डाइपोल को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। अब अगर हम कोई एक मटेरियल ले लेते हैं और वो मटेरियल जो है, अब जैसे अगर इस पे क्वेश्चन आता है कि अगर प्लास्टिक जो है या आयरन जो है या वुड जो है ये एक मैग्नेटिज्म है, ठीक है, तो अगर हम इनको किसी चीज़ के पास लेके जाएं तो ये अट्रैक्शन क्यों नहीं शो करता, जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, ठीक है। जैसे इसको मैं इसके पास लेके जाऊँ तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा, अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, कि ये तो है तो मटेरियल, इसके अंदर करंट डाइपोल्स वगैरह हैं। अब वो डाइपोल कैसे हैं, वो इस तरह से रेंडमली ऑर्डर में पड़े हुए हैं। अगर ये रेंडमली ऑर्डर में पड़े हुए हैं तो ये क्या क्या करेंगे, एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर दें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे, बेशक ये रैंडम शेप में है, बट जैसे देखो ये दो एक जैसे मिल गए तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये दो एक जैसे हैं तो ये एक दूसरे को सारे कैंसिल कर देते हैं, और हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, 0, ठीक है। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वो 0 होता है, इस वजह से ये अट्रैक्शन शो नहीं करते। तो अगर कोई भी मटेरियल है, हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि व्हेन वी प्लेस्ड मटेरियल इन नॉन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो इंडिविजुअल डाइपोल्स क्या कर देते हैं, कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या होती है, 0। लेकिन अगर अब हमने पूरे चैप्टर में ये चीज़ स्टडी करनी है कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो तब क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की जगह H क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसमें हम H यूज़ करते हैं, B यूज़ नहीं करते। ये हम पूरा मैग्नेटाइजेशन का कंसेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। अभी तक सबसे पहले हमने देखा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो हमारे पास ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो कैंसिल कर देता है, नेट डाइपोल मूवमेंट हमारे पास 0 आ जाता है, इस वजह से कोई अट्रैक्शन वगैरह कोई शो नहीं होती। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जब हम करते हैं तो हम उसको H यूज़ करते हैं, B यूज़ नहीं करते। आगे जाके हम इनका डिफरेंस भी देखेंगे, B और H में क्या डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए हम जो अप्लाई करते हैं वो H एक्सटर्नल। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो डाइपोल क्या होंगे, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और वो अरेंज जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन में, मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई की तो मेरे पास ये सारे के सारे क्या हो गए, अरेंज हो गए इसी डायरेक्शन में। अब क्या इनका डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, ये सारे एक डायरेक्शन में कैंसिल नहीं करेंगे, तो मेरे पास जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो नॉन ज़ीरो हो जाता है जब मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ। अब जब ये नॉन ज़ीरो हो गया है, इसका मतलब ये मटेरियल क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है, ठीक है। तो नाउ द डाइपोल मूवमेंट जो है, डाइपोल्स जो है वो बिकम नॉन ज़ीरो एंड द मटेरियल बिकम मैग्नेटाइज, या आप इसको मैग्नेटिकली पोलराइज्ड भी यूज़ कर सकते हो, आपकी बुक में दोनों वर्ड यूज़ हुए हैं कि अब हमारे पास वो मटेरियल क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है, या फिर हम कह देते हैं कि वो मैग्नेटिकली पोलराइज हो चुका है। और ये फिनोमिना हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना। अब पहले वो मैग्नेटाइज नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाई तो हम मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवा के मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, और मैग्नेटाइज करवाना ही किसी मटेरियल को क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन में डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, नॉन ज़ीरो। अब क्या ज़रूरी है कि जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट अपने आप को अरेंज करें, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसकी क्लासिफिकेशन होती है कि कुछ जो होते हैं वो ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई अलाइन हो जाते हैं डाइपोल मूवमेंट, और कुछ जो है उसी डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन की है
मटेरियल की ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। मैग्नेटाइजेशन कैसे, तो मटेरियल को हम क्लासीफाई करते हैं, इसके तीन क्लासिफिकेशन है, पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट और फेरोमैग्नेट। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 केसेस जो हैं उनको बनाया है और उनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। फर्स्ट केस क्या है कि जब आपने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो मटेरियल क्या है, रैंडम मोशन में उसके डाइपोल मोमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस मेरे पास क्या है कि जब मैंने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो सारे के सारे एच एक्सटर्नल क्या है, ज़ीरो, सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स जो हैं वो रैंडमली अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, तो इनका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज़ीरो, तीनों का। ठीक है, तीनों का क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो। अब नेक्स्ट केस की जब मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगी तो मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब क्लासिफिकेशन, पैरामैग्नेट में जब जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट्स होंगे वो अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड होते हैं। टिल्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी कोई ना कोई उनकी थर्मोडायनेमिकल एनर्जी भी होती है, तो इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड, पूरा स्ट्रेट टिल्ट नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर ये इस तरह से तो ये पूरा इस डायरेक्शन में टिल्ट नहीं होगा, या फिर अगर ये इस डायरेक्शन में तो ये पूरा इस डायरेक्शन में टिल्ट नहीं होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही हूँ तो थोड़ा सा क्या होता है, टिल्टेड होता है इस तरह से। तो अगर इस केस में मैंने जैसे इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो मेरे पास ये सारे जो होंगे वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन बट थोड़ा सा टिल्टेड। सेम अब ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको लिखा कि द डाइपोल अलाइन देमसेल्व्स इन टिल्टेड वे अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक फील्ड में टिल्टेड वे तो है, वो तो आपको रीज़न बता दी, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक में जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये अप्लाई की तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं अरेंज होते, ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो इसके ऑपोजिट हो जाएंगे और अगेन टिल्टेड वे में, क्योंकि इनकी कोई ना कोई थर्मल एनर्जी भी तो है, इस वजह से टिल्टेड वे में थोड़ा सा अरेंज होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई की है, जबकि ये अरेंज जो हुए हैं वो इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो गए हैं। तो डायमैग्नेटिक में डाइपोल मोमेंट अलाइन देमसेल्व्स इन टिल्टेड वे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन उसके बाद मेरे पास आता है फेरोमैग्नेट। अब फेरोमैग्नेट में कैसे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में अगर अप्लाई की तो ये अपने आप को उसी तरह अरेंज कर लेते हैं, लेकिन टिल्टेड वे में अरेंज नहीं करते, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, इस तरह। बाकी जो दो थे वो टिल्टेड वे में थे, ये अरेंज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेकिन टिल्टेड वे में नहीं, पूरे तरीके से। अब फेरोमैग्नेट में डाइपोल मोमेंट अलाइन देमसेल्व्स कंप्लीटली नॉट इन टिल्टेड वे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या अब इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, नहीं, अब ये मैग्नेटाइज हो चुके हैं तो इनके डाइपोल मोमेंट्स जो है वो अब ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि जब मैं इस जो एक्सटर्नल मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है इसको मैं रिमूव कर दूँ। अब जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया तो ये दोबारा से मीन्स के एच जो है वो ज़ीरो हो चुका है। अब तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पैरामैग्नेट में ये अपने आप को दोबारा से उसी तरह अरेंज कर लेते हैं जैसे ये तब थे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, ज़ीरो। तो ये सेम जो है देखो, सेम वैसे ही आ गई। देन उसके बाद जब डाईमैग्नेट, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इन पैरामैग्नेटिक व्हेन एच एक्सटर्नल इज रिमूव द डाइपोल अगेन अलाइन देमसेल्व्स रैंडमली। सेम इसी तरह डाईमैग्नेटिक में भी होता है, जब आप इसको रिमूव कर दोगे तो ये अपने आप को उसी तरह अरेंज कर लेते हैं जैसे कि ये पहले रैंडम मोशन में थे। देन उसके बाद आती है फेरोमैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक में आप देखो, ओके, अब इसका एम क्या हो चुका है, ज़ीरो, अगेन इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो चुका है, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो फेरोमैग्नेटिक में जैसे ही आप
रिमूव करते हो, एच एक्सटर्नल ज़ीरो करते हो, तो ये अपने आप को दोबारा रेंडम अरेंज नहीं करते डायपोल मोमेंट्स, उसी तरह रहते हैं जैसे कि ये उससे पिछले वाले केस में थे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी। इट मीन्स कि ये परमानेंटली क्या हो चुका है, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो चुका है मटेरियल। तो फेरोमैग्नेट में डायपोल अलाइन देमसेल्व्स एज दे आर इन अबव केस एंड डायपोल इज परमानेंट। तो इनकी मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, डायपोल मूवमेंट परमानेंट हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो परमानेंट हो जाती है फेरोमैग्नेट में। तो ये इनके डिफरेंस भी, एज आप इसको डिफरेंस भी कर सकते हो इन तीनों का। और ये इनकी क्या थी, क्लासिफिकेशन थी। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे, अभी हमने कहा कि पोलराइजेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होती थी, पोलराइजेशन, मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन। तो आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जैसे पोलराइजेशन में, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में क्या होता था, जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे उसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन होती थी। बट मैग्नेटाइजेशन में हमने देखा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। जैसे पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अपने आप को अरेंज कर देते हैं, मैग्नेटाइजेशन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हुई है, और इसमें क्या हुई है, ऑपोजिट हुई है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक की एग्जांपल क्या है हमारे पास, आयरन वगैरह। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन होती थी जिसमें ई अप्लाई करते थे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो सकती है, मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटाइजेशन डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती है। आज का इंट्रोडक्शन इतना ही। नेक्स्ट में हम करेंगे कि जब हम डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होती है, तो वो टॉर्क कितनी होती है वो चीज़ पढ़ेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।